तो फिल्म की शुरुआत होती है अंटार्कटिक ओशन से। सर्दियों के मौसम में एक बहुत बड़ा शिप जमे हुए समुद्र के अंदर फंस चुका था। कैप्टन हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो इस जहाज को और अपने सभी के सभी पैसेंजर्स को सेफली इस इलाके से निकाल दे, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी और यहां जिंदा रहना पॉसिबल नहीं रहा था। तकरीबन ऐसे ही बर्फानी तूफानी रात में इन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ उसकी मदद के लिए यहां पहुंचे तो उस आदमी ने कहा, प्लीज या तो मुझे यहां से ले जाओ या मुझे मार दो, मुझे तड़पने के लिए यहां मत छोड़ना। उसकी हालत पर रहम खाते हुए कैप्टन उसे अपनी शिप के अंदर ले आते हैं। ऐसा करते ही शिप के पास एक मॉन्स्टर आ गया जो असल में उस आदमी के पीछे पड़ा था और उसी से बचने के लिए वो आदमी मदद मांग रहा था। इस टाइम बस इस मॉन्स्टर के भयानक हाथ और लंबा कद दिखाया जाता है और आते ही ये मॉन्स्टर इस शिप के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। सभी उससे लड़ते हैं पर कोई जीत नहीं पाता। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखते हुए एक सोल्जर एक ताकतवर मिनी रॉकेट से एक गन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे भी नहीं मरता, बस इस शिप से नीचे गिर जाता है। गुस्से में आकर ये मॉन्स्टर अब इनके शिप को जोर जोर से हिलाने लगा था, जिससे शिप के अंदर काफी तोड़फोड़ हो रही थी और इन लोगों की जान खतरे में भी पड़ रही थी। ये देखते हुए ऊपर से कैप्टन उस मॉन्स्टर की पास वाली बर्फ पर कुछ जोरदार चीज मारते हैं, जिससे आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उस ठंडे बर्फीले पानी में दफन हो जाता है। इन लोगों को लगा कि वो मॉन्स्टर अब मर गया होगा, पर ऐसा नहीं था। खैर अब सुबह भी हो जाती है और कैप्टन उसी आदमी के पास आते हैं जिसकी रात उन्होंने मदद की थी, और वो पूछते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा था। ये सवाल सुनते ही वो आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है और ऐसे सीन्स पास्ट में चले जाता है। हम उस आदमी विक्टर का बचपन देखते हैं, जिस टाइम वो 12 साल का था। विक्टर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था और वो चाहते थे कि विक्टर भी एक साइंटिस्ट बने, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने। साथ ही साथ अपनी और अपने डैड की बहुत मेहनतों के बाद विक्टर साइंटिस्ट बन भी गया, और वो भी बहुत छोटी उम्र में। लेकिन उनकी साइंस का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब विक्टर ने देखा कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया, वो अपने डैड पर गुस्सा हुआ कि क्या फायदा है ऐसे साइंस का जिसकी वजह से हम अपनी मॉम को नहीं बचा पाए। उसकी डैड उसे समझाते हैं कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है, और यहां से विक्टर की लाइफ का एक नया सफर शुरू हो जाता है। उसने ठान लिया था कि वो कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल करेगा जिससे वो मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकेगा। कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ ही लेगा जो उसके डैड को नहीं पता। सीन कट होकर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर दबा हुआ था, वो दोबारा उस पानी से निकल आता है। हैरानी की बात यह थी कि इतने ठंडे पानी के अंदर रहने के बावजूद उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। उसको दिखाने के बाद सीन्स दोबारा पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर विक्टर अपनी कहानी सुना रहा था। विक्टर अपनी सोच पर काम करता रहा और इंसानों को जिंदा करने के तरीके ढूंढता रहा, पर सालों गुजर गए। जब विक्टर 30 साल का हुआ तो फाइनली उसने बिजली के जरिए, और फिर हम अपने कहानी के जरिए देखते हैं जब बिजली के जरिए कट इंसानों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को जिंदा करने का तरीका ढूंढ ही निकला। अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक मीटिंग के अंदर किया। वहां उसने सबको दिखाया कि उसने एक आधी इंसान को एक मशीन के जरिए जिंदा कर दिया था। ये देखकर वहां के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विक्टर किसी इंसान को इस तरह जिंदा कर कर गॉड को चैलेंज देना चाह रहा है और अपने आप को गॉड समझ रहा है। वो विक्टर को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं और फौरन उसे अपना ये एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहते हैं, पर विक्टर वो एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करता और अपने बनाया उस ह्यूमनॉट की तरफ एक बॉल फेंकता है। वो ह्यूमनॉट वो बॉल कैच भी कर लेता है और बोलता भी है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और फौरन विक्टर को यहां से चले जाने को कहते हैं। कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय विक्टर वहां से चला जाता है और उसका बनाया वो क्रिएचर दर्द में तड़पता रहता है। पीछे कुछ लोगों ने तो उसकी रिसर्च और कामयाबी से इसलिए मुंह मोड़ लिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर विक्टर की रिसर्च के बारे में लोगों को पता चल गया तो फिर कोई भी इंसान मरेगा ही नहीं और ये दुनिया ज्यादा इंसानों से भर जाएगी। उदास विक्टर यहां से चला जाता है और फिर विक्टर को बुलाता है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। असल में मसला ये था कि इस बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत था, बिजनेस बहुत था, पर उसकी अपनी जिंदगी बहुत कम रह गई थी। सालों से ही कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो अपनी बीमारी को ठीक कर सके और अपनी लाइफ बढ़ा सके। और अब विक्टर को देखते हुए उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकर उसके अंदर भी उम्मीद जागी थी कि वो भी अपनी जिंदगी
जी सकता है। वो बिजनेसमैन विक्टर से कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, दुनिया के जिस भी कोने से चाहिए, मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। तुम अपनी लैब बनाओ और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो ताकि बाद में तुम मेरी जान बचा सको। विक्टर बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने भाई विलियम के घर जाता है उसे एक खुशखबरी देने के लिए कि वो अपनी एक लैब बनाने वाला है। उसका भाई भी उसकी इस कामयाबी पर खुश होता है और यहीं पर विक्टर की मुलाकात होती है एलिजाबेथ से, विलियम की वाइफ से, जो विक्टर को समझाती कि इंसान और गॉड के बीच में एक लाइन है, तुम साइंस के जरिए अपने एक्सपेरिमेंट पूरे करना, न कि खुद को गॉड समझना। खैर, विक्टर एक ऐसी जगह चला जाता है जहां पर कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जान ना पाता। इस हवेली को वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी लेब में बदल देता है और चांदी के 2 बड़े बड़े एंटीनास भी मंगवाता है। वो जानता था कि उसे एक पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी और इतनी बिजली इस टाइम पर कोई बना नहीं सकता था। और पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए उसने आसमानी बिजली के इस्तेमाल का सोचा था और ये चांदी के एंटीनाज आसमानी बिजली को इकट्ठा करके उसके एक्सपेरिमेंट को ही पूरा करते और उसके बनाई इंसान को जिंदा कर देते। विलियम, उसकी वाइफ एलिजाबेथ, जो कि उस बड़े बिजनेसमैन की भतीजी थी, वो भी विक्टर का साथ देते थे। उन्होंने ही मिलकर विक्टर के साथ ये लैब कंप्लीट करवाई थी। लैब के बनने के बाद विक्टर ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए पूरे इंसान को जिंदा करने के, पर वो एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हो पाया। तब एलिजाबेथ ने उनसे कहा, ऐसे नहीं, तुम बिल्कुल शुरू से शुरू करो, अपने ऊपर गौर करो, जैसे तुम हो वैसा ही उसे बनाओ। विक्टर एलिजाबेथ की बात समझ गया और उसने अपने एक्सपेरिमेंट नए सिरे से शुरू किया। उसने अपनी बॉडी के मूवमेंट्स पर ध्यान दिया और अपने बनाए ह्यूमनॉइड को मूव करने के लिए उसने स्केलेटन और मसल्स को कुछ तारों से जोड़ा, जिसकी वजह से वो अपने हाथ पांव हिला सकता था, चल सकता था। उसने अपनी क्रिएचर के पूरे जिस्म में तारे बिछा दी। उसका स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद अब विक्टर को ज़रूरत थी उसके अंदर सारे आर्गन्स लगाने की। अब वो विक्टर कहाँ से अरेंज करता? उन्हीं दिनों जंग भी चल रही थी। वो जंग के मैदान से बहुत सारी डेड बॉडीज उठाकर लाया और उन्हीं डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकालते हुए उसने बिल्कुल उसी तरह अपने ह्यूमनॉइड के अंदर वो ऑर्गन्स लगा दिए जैसे एक इंसान के अंदर लगे होते हैं। इस ह्यूमनॉइड को बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा भयानक था। विक्टर ने एक एक डेड बॉडी काटी थी सही ऑर्गन्स ढूंढने के लिए। इस ह्यूमनॉइड के अंदर उसने किसी की आंख तो किसी का नाक लगाया था। आखिर जब वो अपनी तरफ से इस पूरी बॉडी को पूरा कर लेता है तो वो इसका नाम फ्रैंकनस्टाइन रखता है। इस बॉडी के दिल को वो एक पावर मशीन के साथ जोड़ देता है जो बिजली के सहारे उसके दिल को जिंदा कर देती है। बॉडी बनाने के बाद उसे बस इंतजार था तो बस एक गरज चमक के साथ तूफान का, जब आसमानी बिजली उसके चांदी के एंटीनास पर गिरती और वो एंटीनास इस ह्यूमनॉइड को जिंदा कर देते। उसने इस ह्यूमनॉइड का नाम फ्रैंकनस्टाइन रखा था। एक दिन ऐसे ही तूफान आ भी जाता है। विक्टर को लगता है कि आज उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा और उसी दिन वो बिजनेसमैन जिसने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करवाया था वो भी विक्टर के पास आ जाता है। विक्टर उससे पूछता है, देखो आज एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा तो मुझसे क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, मैं और क्या चाहूंगा, मैं बस यही चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे भी इस बॉडी की तरह ही जिंदा कर देना, और अगर तुम मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो मेरा दिल और दिमाग इस बॉडी में डाल देना। ये सुनकर विक्टर कहता है, नहीं, मैं अपनी बॉडी के साथ और छेद जान नहीं करूंगा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। ऐसे यह लड़ाई में वो बिजनेसमैन भी नीचे गिरता है और मारा जाता है। आसमानी बिजली भी उन टॉवर्स पर गिर जाती है जो विक्टर ने बनाए थे। लेकिन उसके बाद भी विक्टर का एक्सपेरिमेंट नाकाम था। वो होमोनॉइड यानी फ्रैंकेनस्टाइन जिंदा नहीं हुआ था। विक्टर अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी। इससे वो थक कर सो गया। पैर जब वो सुबह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फ्रैंकेनस्टाइन चल सकता था, उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ था। पत्तियों में बंधे हुई अपनी इस क्रिएचर को देखकर वो खुद ही डर जाता है। उसकी चाल चलन बहुत ही ज्यादा अजीब थी। जाहिर से बात थी कि एक नॉर्मल इंसान तो था नहीं, तारों से जुड़े हुए क्रिएचर की चाल चलन ऐसी ही होती है। वैसे भी इसके जिस्म का हर हिस्सा तो किसी दूसरे इंसान का था। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ ये क्रिएचर काफी भयानक दिख रहा था। विक्टर को खुद भी फ्रैंकेनस्टाइन से काफी डर लगता था, इसीलिए उसे एक खुफिया कमल में बंद कर दिया। विक्टर ने देखा इस फ्रैंकेनस्टाइन का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है। वो सबसे पहले उसे बोलना सिखाता है और उसे एक नाम देता है अपने ही नाम पर और बोलता है, बोलो आई एम विक्टर। और फ्रैंकेनस्टाइन भी अपनी भयानक आवाज में वही वर्ड बोलता है, आई एम विक्टर। हर गुजरते दिनों में विक्टर
उसे आम इंसानों वाली लाइफ सीखने लगा, लेकिन विक्टर भूल गया कि फ्रेस्टीन दिमागी तौर पर एक बच्चा है और उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा। कुछ दिन गुजरते हैं और विलियम अपनी वाइफ के साथ विक्टर से मिलने आते हैं। उसके आने से विक्टर घबरा जाता है, क्योंकि विक्टर एलिजाबेथ के अंकल को मार चुका था। विक्टर अभी एलिजाबेथ से मिलता नहीं, पर एलिजाबेथ को दहकाने से कुछ आवाजें आती है। वहां जब वो जाती है तो उसका सामना हो जाता है फ्रैंकस्टीन से। वो उसे देखकर बेहद ज्यादा हैरान थी और विक्टर की कामयाबी पर खुश भी थी। फ्रैंकनस्टीन को देखकर वो कहती है, तुम तो बहुत बड़े हो। और यहाँ फ्रैंकनस्टीन उससे उसका नाम पूछता है और एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है। एलिजाबेथ भी अब फ्रैंकनस्टीन को चीजें सीखने की कोशिश करती है। वो उसे 3 नाम बताती है, पानी, हवा, आग। विक्टर जब ये नोटिस करता है कि फ्रैंकनस्टीन उसकी सिखाई बातें नहीं समझ रहा, बल्कि एलिजाबेथ की सिखाई बातें समझ रहा है, क्योंकि वो बच्चों के लेवल पर आकर उसे समझा रही है, तो उसे थोड़ी सी जेलसी फील होने लगती है। इसी गुस्से में वो अपने भाई विलियम के पास जाता है और उसे कहता है, तुम फौरन एलिजाबेथ को यहां से ले जाओ। जो क्रिएचर मैंने बनाया है वो बहुत खतरनाक है। उसी ने एलिजाबेथ के अंकल को भी मार दिया है। वो विलियम को एलिजाबेथ के अंकल के लाश भी दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी और अपनी वाइफ की जान प्यारी है तो आज ही यहां से चले जाओ और मैं अपनी इस क्रिएचर को भी खत्म कर दूंगा। विलियम भी विक्टर की बात मानते हुए एलिजाबेथ को लेकर यहां से बाहर निकल जाता है। विक्टर भी इस पूरे महल के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिसके वजह से यह पूरा महल ब्लास्ट हो जाता है और विक्टर भी उड़कर बाहर निकलता है। उसकी टांग इतनी बुरे तरीके से जख्मी हुई थी कि पूरी की पूरी टूट गई थी और बस कुछ वीन्स के साथ ही बाहर मुश्किल वो अपनी बॉडी के पिछले हिस्से से जुड़ी हुई थी। विक्टर की हालत देखते हुए विलियम परेशान हो जाता है और उसे भी अपने और एलिजाबेथ के साथ लेकर शहर चला जाता है। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर मूवी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहां प्रेजेंट में हमें दिखा गया था कि फ्रैंकनस्टीन पानी से सही सलामत निकला था और अपना बदला लेने के लिए अब वो शिप के अंदर भी चला गया था और उसने शिप के कुछ हिस्सों में आग लगाना भी शुरू कर दी थी। अब कैप्टन खुद फ्रैंकनस्टीन के सामने जाता है और उससे पूछता है, क्या विक्टर ने यानी तुम्हारे डैड ने जो कहानी सुनाई है वो सच है क्या? तुम वाकई में इतने खतरनाक हो कि इंसानों को मार देते हो? फ्रैंकनस्टीन कहता है, नहीं, वो आधी सच्चाई है, मैंने किसी इंसान को कभी नहीं मारा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि मुझे विक्टर पर गुस्सा है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूं उस चीज का जो उसने मेरे साथ किया। उसने मुझे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और बेसमेंट की रास्ते से होता हुआ मैं बाहर निकला। वो रास्ता जंगलों में निकलता था। जंगलों में कई सालों तक भटकता रहा। वो कहता है कि विक्टर ने तो कभी इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मैं एक बच्चा था। दिमागी तौर पर मैं उस दुनिया में कैसे जीता, मैंने मुश्किलें सही। जानवर तक मुझे देखकर डरकर भाग जाया करते थे। मैं बहुत अकेला था। जंगल में कुछ शिकारी मुझे मिलते तो फौरन मुझ पर हमला करने लग जाते, क्योंकि वो मुझे शैतान समझते और मानते थे। ऐसे ही एक और मर्तबा कुछ शिकारी उसे देखते हैं, जिनसे बचकर वो भाग नहीं पाता और शिकारी उसे गोलियां मार देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो यहां से भागता हुआ एक घर के पास आता है और उसमें छुप जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सारे के सारे ही जख्म भर चुके थे। फ्रैंकनस्टीन हैरानी से सब कुछ बता रहा था। वो कहता है, मैंने फिर उस घर में देखा। उस घर में काफी सारे लोग रहते थे। प्यार से मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी भी ऐसी ही एक फैमिली होनी चाहिए। ऐसे ही लोग होनी चाहिए जिनके साथ मैं बात कर सकूं। फ्रैंकनस्टीन देखता था कि एक ओल्ड मैन अपनी ग्रैंडडॉटर को कुछ पढ़ाया करता था। छुपकर वो सारी बातें समझता, उनकी लैंग्वेज को सुनता, वो सीखता और उनके बिहेवियर को नोट करता था। फ्रैंकनस्टीन के दिल में भी ये उमंग जागती है कि वो भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। वो देखता था कि किस तरह फैमिली के लोग अपने अपने कामों पर जाते हैं और घर की ज़रूरतें पूरी करते हैं। उसने भी लोगों की मदद करने के लिए घर की ज़रूरतें पूरी करने का फैसला किया। कभी वो जंगल से ढेर सारी लकड़ियों के बंडल तोड़कर लाकर इनके पास रख देता था। कभी वो हिरन का शिकार करके इन्हें ला देता था। ये फैमिली हैरान तो होती है कि आखिर इनकी मदद कौन कर रहा है। तब ग्रैंडपा ये कहकर टाल देते हैं कि हो सकता है कि गॉड हमारी मदद कर रहा है। खैर, कुछ अरसा गुजरता है और ये फैमिली घर छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लेती है, पर इनके ग्रैंडपा यही रह जाते हैं। पता चलता है कि ग्रैंडपा देख नहीं सकते थे, लेकिन वो सुन जरूर सकते थे और वो हमेशा से ये बात जानते थे कि फ्रैंकनस्टीन उनके घर रह रहा है। वो फ्रैंकनस्टीन को एक इंसान ही समझते थे और वो ये भी जानते थे कि हमेशा से फ्रैंकनस्टीन ही उनकी मदद किया करता था। उनकी फैमिली के जाने के बाद फ्रैंकनस्टीन उनके सामने आ जाते हैं और ओल्ड मैन उसे अपनी फैमिली मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जितना अरसा फ्रैंकनस्टीन के साथ रहते हैं, फ्रैंकनस्टीन को इंसानों की तरह जीना सिखाते हैं।
उसे पढ़ना सिखाते हैं और इंसानों वाले सभी काम करना सिखाते हैं। एक दिन फ्रैंकनस्टीन सब कुछ सीख जाता है और ग्रैंडपा उससे बात कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। फ्रैंकनस्टीन ये सवाल सुनकर चौंक जाता है क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। ग्रैंडपा उससे समझाते हैं, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना कि तुम आखिरी बार कहाँ पर थे। फ्रैंकनस्टीन कहता है, हाँ, जहाँ से मैं आया था मुझे वो जगह याद है, मैं वहां पर जा सकता हूँ। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, तुम वहां पर जाओ, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में पता चलेगा। उनकी बात बांधते हुए फ्रैंकनस्टीन उसी लैब के पास आ जाता है जहां पर विक्टर ने उसे बनाया था। यहाँ पर उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और ये जानकर उसे हैरानी होती है कि वो पैदा नहीं हुआ था बल्कि बनाया गया था। और उसे यहीं से विक्टर का एड्रेस भी मिलता है और वो सोच लेता है कि वो विक्टर के पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसी जैसा एक और क्रिएचर बना दे जिसके साथ वो इस दुनिया में रह सके, सरवाइव कर सके। अपनी बारे में जानने के बाद वो फौरन ही ग्रैंडपा के पास जाता है उन्हें ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि उसे अपनी बारे में पता चल चुका है। पर वहां जाकर क्या देखता है कि भेड़ियों ने ग्रैंडपा पर हमला कर दिया था और ग्रैंडपा बिल्कुल मरने की हालत में थे। ये देखकर वो बिल्कुल टूट गया। उसने ग्रैंडपा से कहा, आप मर नहीं सकते, आप ही तो इस दुनिया में मेरे अकेले साथी हैं। इनकी बातों के दौरान यहाँ पर ओल्ड मैन के बेटे आ जाते हैं जो फ्रैंकनस्टीन को एक मॉन्स्टर समझ लेते हैं और पीछे से ही उसके ऊपर शूट कर लेते हैं। उनसे बचने के लिए फ्रैंकनस्टीन भागता है और बाहर आ जाता है और ये आदमी उसके ऊपर इतनी गोलियां चलाते हैं कि आखिर वो गिर जाता है। इन्हें लगा था कि वो मर गया, पर वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अगले दिन उसे दोबारा होश आ गया, लेकिन अब ग्रैंडपा भी उसके वहां नहीं रहे थे, उनके बच्चे उन्हें यहां से ले गए थे। फ्रैंकनस्टीन अब जानता था कि उसे क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना था। विक्टर का एड्रेस उसे पहले ही मिल गया था। सफर तय करते हुए जब वो विक्टर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि विक्टर और उसका भाई विलियम पार्टी कर रहे थे। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया कि वो यहाँ पार्टी कर रहे हैं और मैं यहाँ इतनी मुश्किल में जिंदगी गुजार रहा हूँ। और इस गुस्से में वो विक्टर पर हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर भी उससे यही कहता है कि तुम मुझे मार दो, मुझे अफसोस है अपने पैर की, मैंने तुम जैसी भयानक क्रिएचर को बनाया। मैं तो उस दिन से पछता रहा हूं जिस दिन से मैंने तुम जैसी मॉन्स्टर को बनाया। फ्रैंकनस्टीन उससे कहता है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूं, पर विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर गोली से हमला करने ही वाला होता है। एलिजाबेथ फ्रैंकनस्टीन के सामने आ जाती है और फ्रैंकनस्टीन की गोली अपने ऊपर खा लेते हैं। फ्रैंकनस्टीन एक मर्तबा दोबारा टूट गया था क्योंकि ग्रैंडपा और एलिजाबेथ ही थे जो उसे इंसान समझते थे। दुख में एलिजाबेथ को गोद से उठाए वो पार्टी में से बाहर निकल जाता है। अपनी वाइफ के मरने से विलियम भी इस सदमे में आ चुका था। वो विक्टर से कहता है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया। हालांकि विक्टर उससे माफी भी मांगता रहा, लेकिन फिर भी विलियम उसे अपनी घर से निकाल देता है। विक्टर को अब फ्रैंकनस्टीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसकी वजह से उसके भाई की लाइफ बर्बाद हो गई। बदला लेने के लिए वो दोबारा फ्रैंकनस्टीन को ढूंढते हुए उस तक पहुंचता है और गुस्से में आकर उसकी नाक उतार देता है। विक्टर उससे कहता है कि मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। फ्रैंकनस्टीन कहता है, अच्छा, अगर तुम मुझसे अपना बदला लेना चाहते हो तुम मुझे ढूंढ लेना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। काफी सालों तक विक्टर भी फ्रैंकनस्टीन का पीछा करता रहा गए, ऐसी चीजें लेकर जिससे वो फ्रैंकनस्टीन को मार सकता था। एक दिन फ्रैंकनस्टीन खुद उसके सामने आ गया और उसने कहा, आखिर क्या है तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए? लाओ, मुझे दो, मैं खुद अपने आप को मारूंगा, लेकिन अगर मैं ना मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर फ्रैंकनस्टीन के हाथ में डायनामाइट पकड़ा देता है, यानी बॉम्ब पकड़ा देता है, जिसकी वजह से फ्रैंकनस्टीन ब्लास्ट हो जाता है, पर हमेशा की तरह मरता नहीं और कुछ अरसे बाद जिंदा हो जाता है। और उसके बाद से ही अब वो विक्टर के पीछे पड़ चुका था, क्योंकि अब अपने कहे के मुताबिक उसने विक्टर को मारना था। वो जब विक्टर को तलाश कर रहा था, जब उसे मारा था, तभी तो विक्टर ने मदद के लिए कैप्टन और विक्टर को बुलाया था। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। प्रेजेंट में फ्रैंकनस्टीन ही कैप्टन और विक्टर को ये सारी कहानी सुना रहा था। वो विक्टर से कहता है, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, दिल से आपको मारना भी नहीं चाहता था, बस शुरू से मैं इतना ही चाहता था कि आपको ढूंढूं और आपसे कहूं कि मेरे जैसा एक और बना दो जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार सकूं। उसकी ये बात सुनकर विक्टर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो फ्रैंकनस्टीन से माफी मांगता है कि मैंने तुमसे पर एतबार नहीं किया जिसे मैंने खुद बनाया था। विक्टर की गलत काफी खराब थी, वो मरने वाला था, पर मरने से पहले वो फ्रैंकनस्टीन को कहकर जाता है कि तुम्हें जीना होगा मेरी जगह पर और मुझे माफ भी करना होगा। और फ्रैंकनस्टीन भी यहाँ पर विक्टर को माफ कर देता है और उनकी इस एंडिंग को देखकर शिप के सभी लोग रोने लग जाते हैं। आखिर फ्रैंकनस्टीन शिप से उतर जाता है
और उनकी शिप को इस तूफानी दोदे से आज़ाद करवाते हुए समुंदर में भी भेज देता है।